दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। कहानी है निर्णय। माधवी जी का हाल ही में रिटायरमेंट हुआ था। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। 2 बेटे थे उनके, उमेश और रूपेश। बड़े बेटे उमेश का विवाह अभी साल भर पहले ही हुआ था। रूपेश भी MBA करके नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था। पति सुनील भी एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में थे। अपना घर था, सब साथ रहते थे। घर का खर्च वही दोनों पति पत्नी चला रहे थे। कुल मिलाकर अच्छी सुख संपन्नता थी घर में। उनके रिटायरमेंट से दोनों बेटे खुश थे। एक छोटी सी पार्टी का आयोजन भी किया था। कुछ खास रिश्तेदार और दोस्त बुलाए थे। सभी ने माधवी जी को इस नई शुरुआत के लिए बधाई दी और आगे के जीवन के लिए कुछ मार्गदर्शन भी दिया कि अब वो अपना खाली वक्त किस प्रकार बिताएं। सबने माधवी जी के प्रति अपने विशेष उद्गार भी व्यक्त किए। माधवी जी खुश थीं, सबकी बातें सुनी, पर भीतर ही भीतर अपने कुछ अलग विचार भी उनके मन में चल रहे थे, जो उन्होंने किसी से नहीं कहे। बस मुस्कुराती रहीं। दोनों बेटे उमेश और रूपेश उनके साथ ही रहते थे, इसलिए बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, ये सोचकर वो आश्वस्त थीं। एक रविवार सुबह वह पति के साथ बैठी चाय पी रही थी। सुनील जी उनसे रिटायरमेंट में मिले 80 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की सलाह कर रहे थे। उमेश भी वहीं बैठा था। रिटायरमेंट की मिठाई खाते हुए उमेश अचानक से बोला, पापा, माँ को रिटायरमेंट में जो 80 लाख रुपए मिले हैं, उनमें से आधे यानी 40 मुझे दे दीजिए। सुनील जी शांत थे। उन्होंने बेटे के चेहरे को ध्यान से देखा और बोले, क्या करोगे इन पैसों का बेटा? उमेश बिना हिचकिचाहट बोला, पापा, एक नई गाड़ी लेनी है और बाकी पैसों से आपकी बहू के लिए नए गहने बनवाने हैं। वो काफ़ी समय से कह रही है कि उसे शादी के बाद से कभी ढंग की ज्वेलरी नहीं खरीदी, इसीलिए इंतज़ार कर रहा था कि माँ के रिटायरमेंट की धनराशि आ जाए तो खरीद लूँ। माधवी जी और सुनील थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे पास तो अच्छी नौकरी है, EMI पर ले सकते हो। रिटायरमेंट का पैसा माँ की पूरी उम्र की मेहनत की कमाई है। अभी मुझे और तुम्हारी माँ को कितनी ज़िंदगी बितानी है पता नहीं, अतः इसे बैंक में FD करा देंगे। उमेश की आंखों में हल्का गुस्सा उभर आया। मतलब आप नहीं देंगे? माँ और आपका तो रिटायरमेंट हो गया है, आप दोनों आराम से घर में रहेंगे और अब खर्चे भी कम होंगे, तो इतनी रकम का क्या करेंगे? फिर आपके बाद हम ही तो इसके वारिस हैं। सुनील जी फिर भी शांत थे। माधवी वहीं बैठी थी। उसकी आंखें भर आईं। सोचने लगी, जिस बेटे के लिए उन्होंने जाने क्या क्या त्याग किए, वही अब उनके पैसों की गिनती कर रहा है। सुनील जी ने धीरे से कहा, उमेश, क्या कभी तुमने सोचा है कि अब आगे उम्र में जब हमें सहारे की ज़रूरत होगी, तब हमें सिर्फ यही जमा किया पैसा काम आएगा? हम किसके पास जाएंगे उस समय, बताओ? तुम लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हो जाएंगी, तब कितना करोगे हमारे लिए? और क्या हमारा रिश्ता इन रुपयों से जुड़ा है? उमेश ने बात पलटने की कोशिश की। नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस सोच रहा था कि बहू को कुछ दिला दूं। तभी घर में छोटा बेटा रूपेश दाखिल हुआ। उसने आते ही कहा, पापा, मैंने जो परसों इंटरव्यू दिया था वो क्लियर कर लिया है। पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाबाश बेटा, क्या पैकेज मिला? पापा, हैदराबाद जाना होगा। 5 लाख सालाना से शुरुआत है और कंपनी ने फ्लैट देने का भी वादा किया है। रूपेश खुश था। उमेश चिढ़कर बोला, तो इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए पापा, अभी कुछ कमाने लगा नहीं और इतना घमंड, खुद को हीरो समझ रहा है, और आप हैं कि इसे सिर पर चढ़ा रहे हैं। सुनील जी की आवाज़ थोड़ी सख्त हुई। क्यों नहीं चढ़ाऊँ? ये कभी मुझसे पैसे नहीं मांगता, बल्कि कहता है, पापा आप आराम करो, मैं कमा लूँगा। और तुम तो हर बार कुछ न कुछ मांगते हो, कभी गाड़ी, कभी गहने, कभी विदेश यात्रा। बड़ी बहू वहीं पास में थी, आ गई। पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। उमेश तो बस मेरी खुशी के लिए कह रहे हैं। आपको नहीं पसंद तो हम नई गाड़ी नहीं लेंगे, उसने तंज कसते हुए कहा। पापा ने तेज स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं बहू, मैं सब समझता हूँ। खुशी देने के लिए सिर्फ गहने और गाड़ी ज़रूरी नहीं होते। एक वृद्ध माँ बाप की इज्जत भी एक बड़ी खुशी होती है। तुम लोग अच्छा कमा रहे हो, फिर भी माँ से लेते हो। अब तो बस करो, अपनी कमाई किस लिए बचा रहे हो? क्योंकि घर में भी तुम खर्च नहीं करते। क्या हमेशा हम ही घर चलाते रहेंगे?
तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। उमेश को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अहंकार ने उसे बोलने नहीं दिया। माधवी जी ने धीरे से कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहा, कभी ये नहीं सोचा कि बदले में कुछ चाहिए, लेकिन आज जब तुमने 40 लाख की मांग की तो अच्छा नहीं लगा। उमेश ने सर झुका लिया। अगले दिन सुनील जी ने बैंक जाकर माधवी जी के रिटायरमेंट फंड की एफडी करा दी और एक संयुक्त अकाउंट खोलने के लिए आवेदन किया, ताकि कोई उन दोनों की अनुमति के बिना पैसे न निकाल सके। उमेश को पता चला तो वह खींच कर रह गया। उसने सोचा था कि माँ से आसानी से रुपए ले लेगा, लेकिन पिता के निर्णय के आगे कुछ बोल नहीं पाया। बहू के चेहरे पर भी अलग ही भाव था, जैसे उसे उम्मीद थी कि शायद बूढ़े होते सास ससुर इतने सख्त नहीं होंगे, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में उमेश और उसकी पत्नी धीरे धीरे माता पिता से दूरी बनाने लगे। वो अब माँ पापा से ज़्यादा बातें नहीं करते थे। माधवी जी अपना समय पूजा पाठ और पढ़ने लिखने में बिताती, घर के काम में भी पूरी मदद करती। वह महसूस कर रही थी कि पैसा न देने के कारण बेटा बहू खुश नहीं है, लेकिन सुनील जी के लिए गए निर्णय से वह पूरी तरह संतुष्ट थी। रूपेश हैदराबाद चला गया था। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से सुख दुख बांटते समय बिताने लगे। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन रूपेश ने कहा, माँ पापा, आप लोग मेरे पास हैदराबाद आ जाइए, आप लोगों को घुमा लाऊंगा और कुछ समय के लिए इस माहौल से दूर रहेंगे तो सुकून भी रहेगा। सुनील जी ने माधवी की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ दिन के लिए वे दोनों रूपेश के साथ चले गए। 2 महीने बाद लौटे तो घर की दीवारों पर सन्नाटा था। उमेश और उसकी पत्नी ने अपने कमरे का सामान समेट लिया था। उन्होंने अपना नया फ्लैट ले लिया था ताकि आराम से रह सके। वे माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। सुनील जी ने कुछ नहीं कहा, माधवी ने भी नहीं रोका, चुपचाप स्वीकार कर लिया। पर खाली घर में उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। कई महीने बीत गए। एक दिन उमेश का फ़ोन आया, पापा, माँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सुनील जी का जवाब छोटा था, पापा, दरअसल मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। पत्नी अस्पताल में है, रुपयों की ज़रूरत है। सुनील जी ने कहा, उमेश, एफडी अभी नहीं टूटी है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन एक बात जान लो, ये पैसा केवल ज़रूरत पर खर्च होगा, किसी की लालच पर नहीं। उमेश ने कॉल काट दिया। दरअसल उन्हें पता था कि बेटा झूठ बोल रहा है। बहू एकदम ठीक है, स्वस्थ है। दोनों ने एक दिन पहले ही उनके ही दोस्त के कार के शोरूम से एक नई गाड़ी बुक की है। संभवतः इसीलिए झूठ बोलकर वो रुपये मांग रहा है। माधवी का मन बहुत दुखी था। वह कुछ विचार करते हुए बोली, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने तो दोनों बेटों को समान परवरिश दी है। एक हमारे साथ है और दूसरा रुपए के लालच में पड़ गया है। सुनील जी ने समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। बहू अब जल्द ही माँ बनने वाली है, उसे स्वयं अपने किए पर पछतावा होगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो। अगले साल तक रुपेश का भी विवाह कर देंगे, ताकि वह भी अपने में व्यवस्थित हो जाए और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो। मैं यह सोचकर खुश हूँ कि हमने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई। अब बेटे निभाएंगे कि नहीं, ये नहीं पता। जब तक हम सक्षम हैं, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। माधवी जी पति की बातों से निश्चिंत हो गई। बेटों से उन्हें विशेष मोह था, परंतु लालच के आधार पर नहीं। अगले दिन सुनील ने माधवी जी से कहा, चलो आज मंदिर चलते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिले। माधवी जानती थी कि पति ने बेटे के प्रति कठोर निर्णय लिया है, लेकिन बेटे द्वारा बोला गया झूठ उनके मन को आहत कर गया था। इसीलिए उन्होंने विरोध किए बिना पति का निर्णय स्वीकार कर लिया था। जानती थी कि उन लोगों के जाने के बाद सब कुछ बेटों के नाम ही होगा, परंतु ये भी सत्य था कि अपनी बाकी की उम्र खुशहाल और आत्मनिर्भर रहकर बिताने के लिए ये निर्णय भी जरूरी था। दोस्तों, आज की इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं तौली जा सकती। माँ बाप ने पूरी उम्र बच्चों के लिए जिया, लेकिन बुढ़ापे में अगर बच्चे केवल पैसा मांगें तो वो सबसे बड़ा धोखा होता है। कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।